आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए होंगे एनडीए के उम्मीदवार। इत्तेहादी पार्टियों ने किया खुशी का इजहार। इंडी ब्लॉक के लीडरों की भी आज अहम मीटिंग। लोकसभा में आज ISS मिशन की कामयाबी पर खुसूसी बहस। पब्लिक ट्रस्ट तरमीमी और IIM तरमीमी बिल भी है दर्जे फहरिस्त। राज्यसभा में इंडियन पोर्ट बिल पर होगी बहस। चीन के वजीर ख़ारजा आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर। अपने हम मनसब डॉक्टर जयशंकर के साथ NSA अजीत डोवाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सरहद और तिजारत जैसे उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। यूक्रेन रूस तनाज़े पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात आज। ब्रितानिया, फ्रांस और जर्मनी के आला लीडरों समेत यूरोपीय यूनियन के कई रहनुमा करेंगे शिरकत। और भारतीय शटलर देविका सेहवाग ने जीता मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टाइटल। फाइनल में हमवतन ईशा रानी बरुआ को शिकस्त देकर हासिल की शानदार फतह। और अब खबरें तफसील से। एनडीए ने बीजेपी की क़यादत में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। राधाकृष्णन इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया और दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसके बाद उनके नाम का ऐलान किया गया। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के अलावा मरकजी वुज़रा में अमित शाह, राजनाथ सिंह, सरबानंद सोनोवाल और दीगर लीडर मौजूद थे। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी संजीदगी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को 40 साल की कामयाब अवामी जिंदगी का तजुर्बा है। ये आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और
प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी बोर्ड के अरकान, मरकजी वुज़रा और एनडीए के इत्तेहादियों का नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मैं आवाम के अपने प्यारे लीडर, हमारे सबसे काबिल एहतराम, इज़्ज़त माआब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी, इंतहाई काबिल एहतराम, इज़्ज़त माआब वज़ीर दाखिला अमित शाह जी, निहायत काबिल एहतराम मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जी, पार्लिमानी बोर्ड के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, हमारे तमाम मरकज़ी वुज़रा और एनडीए के तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करते हुए मेरे ऊपर जो भरोसा किया गया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का नायब सदारती उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी के पास मेंबरान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर के तौर पर काफ़ी तजुर्बा है और उनकी पार्लिमानी मदाखलत हमेशा मुतासिर कुन रही है। गवर्नर के तौर पर अपने दौर में उन्होंने आम शहरियों के मसाइल हल करने पर तवज्जो दी और इन तजर्बात की वजह से उन्हें कानून साजी और आईनी उमूर की काफ़ी वाकफियत है। मुझे यकीन है कि वो एक मुतासिर कुन नायब सदर जमहूरिया बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद लिखा कि अपनी तवील अवामी ज़िंदगी में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, आजिज़ी और दानिशमंदी से अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई है। मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा कम्युनिटी सर्विस और पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने तमिलनाडु में ज़ैली सतह पर वसी काम किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए ख़ानदान ने उन्हें हमारे इत्तेहाद के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द करने का फ़ैसला किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के गवर्नर मोहतरम सीपी राधाकृष्णन जी को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए जाने पर मुबारकबाद। एक रुकन पार्लियामेंट और मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर के तौर पर आपके किरदार ने आईनी फ़राइज़ को मौसर तरीके से अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया है। मुझे यकीन है कि आपका वसी तजुर्बा और दानिशमंदी ऐवान बाला के वक़ार में इजाफा करेगी और नई कामयाबियां हासिल करेगी और मैं इस फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने एनडीए के जरिए नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करने पर कहा कि एनडीए इत्तेहाद का एक हिस्सा होने के नाते सीपी राधाकृष्णन को शिवसेना की मुकम्मल हिमायत और ताउन हासिल है। सीपी राधाकृष्णन बड़े फर्क से जीतेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर उन्होंने जो तजुर्बा हासिल किया है और उससे मुल्क को बहुत फायदा होगा। पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी इनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी।
मरकजी वजीर राजीव रंजन ने एनडीए के महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना नायब सदारती उम्मीदवार करार देने पर कहा कि हम सब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले का खैर मकदम करते हैं। जनूबी भारत से ताल्लुक रखने वाले एक और ओबीसी लीडर जो नायब सदारती उम्मीदवार करार देकर वजीर आज़म मोदी ने साबित किया है कि उनकी वफादारी पूरे मुल्क के लिए कसरत में वहदत पर है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरी। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का नायब सदारती उम्मीदवार करार दिए जाने पर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने भी कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान और गैर मुतनाज़ा रहे हैं, उनके पास काफ़ी तजुर्बा है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। आज इंडी इत्तेहाद के रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग होगी। ये मीटिंग सुबह 10:15 बजे पार्लियामेंट हाउस अहाते में कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुश्तरका उम्मीदवार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंडी इत्तेहाद ने पहले ही नायब सदर के इंतखाब के लिए मुश्तरका और गैर सियासी उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया है। लोकसभा में आज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर भारत के पहले खलाबाज और 2047 तक विकसित भारत के लिए खलाई प्रोग्राम के अहम किरदार पर खुसूसी बहस होगी। लोकसभा में आज 2 बिल भी पेश किए जाएंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल जन विश्वास बिल पेश करेंगे, जिसके बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। ये बिल अफराद और कारोबारी इदारों पर तामील के दबाव को कम करने और कारोबार करने में आसानी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन में तरमीम करता है। कमेटी के अरकान और इसके कवायद का फैसला लोकसभा के स्पीकर करेंगे और इसके अलावा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल पेश करेंगे। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में तरमीम करेगा और इस बिल के जरिए तमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को कौमी अहमियत के इदारे करार दिए जाएगा। दूसरी जानिब राज्यसभा में आज एक बिल इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल इसे ऐवान में मुतारुफ कराएंगे। ये बिल इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को तब्दील करने की कोशिश करता है और इसमें बंदरगाहों के कामकाज और इंतजाम को रेगुलेट करने, फीस और चार्जेस लगाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करने से मुताल्लिक़ दफ़ात हैं। नीज़ ये बिल मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को तस्लीम करता है। इसके अलावा दीगर कानून साजी के कामों के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट वक्फ़ा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात पूछेंगे। उड़ीसा के साबिक वज़ीर आला और बीजू जनता दल के सरबराह नवीन पटनायक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पटनायक ने बेचैनी की शिकायत की और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनसे बात की।
इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात का सख्त जवाब दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों के हर इल्जाम का जवाब दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा या मुल्क से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कोई तीसरा मुतबादिल नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा मौसूल नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोट चोरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके आवाम को गुमराह करना दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन का सख्त जवाब, वोट चोरी जैसे अल्फाज से आवाम को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा जमा करवाएं या मुल्क से मांगे माफी। इलेक्शन कमीशन हर वोटर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑपोजिशन जमातों के SIR के अमल के खिलाफ एहतजाज और वोट चोरी के इल्जामात पर तफसील से और सख्त अल्फाज में जवाब दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट में गलतियां और दोहरी वोटिंग के ऑपोजिशन के इल्जामात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वोटर रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए नताइज के ऐलान होने के 45 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं करता तो वोट चोरी जैसे गुमराहकुन अल्फाज का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करना आईन की तौहीन है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और वोटर लिस्ट को लेकर जो इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावों का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, नहीं तो उन्हें पूरे मुल्क से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को SDM के दफ्तर में बुलाया जाए और ये कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अपने जवाब में कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के वोटरों को निशाना बनाकर सियासत की जा रही है। कमीशन ने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो मुल्क के वोटरों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिहार के इंतखाबात 22 नवंबर 2025 से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और चीन के वजीर ख़ारजा वांग यी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के रुकन वांग यी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की दावत पर भारत आ रहे हैं, और इस दौरे के दौरान वांग यी भारत चीन सरहदी मामले पर भारत के खुसूसी नुमाइंदे अजीत डोवाल के साथ 24वें दौर की बातचीत करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ मीटिंग करेंगे।
गैर मुल्की खबरों में अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद अब वॉशिंगटन में अहम मुलाकात होने जा रही है। व्हाइट हाउस में होने वाले इस इजलास में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के अलावा यूरोपीय ममालिक के कई रहनुमा भी शिरकत करेंगे। ताहम इससे कबल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया के रहनुमाओं ने व्हाइट हाउस से खुद को दूर करने का फैसला किया था, लेकिन अब ये रहनुमा व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के लिए अमेरिका जाएंगे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं कि जहां जहां मुल्क के कई हिस्सों में हो रही मुसलसल बारिश और नदियों में तुग़यानी से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शुमाल से लेकर जुनूब तक अलग अलग रियासतों में सैलाब और बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। और इसी के एवज़ हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है और चंडीगढ़ मनाली कौमी शाहरा को बंद किया गया है। और कुछ इसी तरह के हालात जो हैं वो हरियाणा से भी सामने आ रहे हैं, जहां शुमाली हिंदुस्तान में जारी मूसलाधार बारिश के सबब दरियाई यमुना में पानी की सतह खतरे के हद तक बढ़ने लगी है और इतवार की शाम हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो बंगल तक दिल्ली पहुंचने का इम्कान है। और उसी के बाइस बस्तियों को खाली कराने का अमल शुरू हो गया है और मुतासरीन के लिए आर्जी कैंप कायम करने का फैसला किया गया है। और बैनुल-अक़वामी सफ़े की अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरह की ख़बरें बाहर से भी मौसूल हो रही हैं, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी तेज़ बारिश से तबाही मची हुई है। पाकिस्तान में बादल फटने की खबर है और बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है और 300 से ज़ायद यहाँ पर अफराद जो हैं उनकी मौत हो गई है। और सबसे ज़्यादा तबाही जो आई है वो मरने वालों के अफराद जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है और देखा जा सकता है कि किस तरह से तस्वीरों में भी कि ये तबाही वहाँ पर आई है। एक और बैनुल-अक़वामी ख़बर हमने यहाँ से ली है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, जहाँ गज़ा पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है और इसके वजह से कम 40 फ़िलिस्तीनी शहरी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और तमाम नेतन्याहू का कहना है कि तमाम कैदियों की रिहाई समेत शराइत मानी जाएं तो गज़ा में मुआहदा मंजूर कर लेंगे। तो ये बात उन्होंने अब एक बार फिर से दोहराई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत की देविका सेहवाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और उनके फाइनल में खेले गए उन्होंने अपनी हमवतन ईशा रानी बरुआ को 7-15, 15-12 से शिकस्त दी। और इस जीत के साथ ही देविका ने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल भी जीत लिया है। देविका भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थी जिसने जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांसे का तमगा जीता था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।